राष्ट्र की संस्कृति उसमें रहने वाले लोगों के दिलों और आत्मा में बसती है। इसलिए कहा भी जाता है कि संस्कृति ही मन और आत्मा का विस्तार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है वो बहुत प्रसिद्ध और बहुत कह सकते हैं कि हर 20 किलोमीटर की दूरी पर एक अलग संस्कृति है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें सिरमौर की, तो हिमाचल प्रदेश के जो सिरमौर है वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोकगीत, लोक गाथाएँ बहुत प्रसिद्ध और समृद्ध हैं। एक अपना ही मन मोह लेने वाली बात है। तो आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान जुड़ रहे हैं वो भी सिरमौर के हैं। एक ऐसे युवा जो अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको इनसे रूबरू कराएं उससे पहले चंद शब्द हम इनके लिए कहना चाहते हैं। अभी तो मेरी असली उड़ान बाकी है, अभी तो मेरा इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्र को, अभी तो मेरा पूरा आसमान बाकी है। तो आइए बात करते हैं हमारे आज के मेहमान कपिल शर्मा से। कपिल, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, थैंक यू। आपको महफिल स्टार, महफिल आर्टिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कैसे नाम पड़ा और महफिल एक शब्द जो है वो आपके साथ क्यों जोड़ा जाता है? देखिए मैम, वाह यूँ सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ दूरदर्शन हिमाचल का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। लॉकडाउन का समय था और गाना बजाना तो बहुत पहले से मैं करता था, शौक भी था स्कूल टाइम से। लॉकडाउन के टाइम ये वाकई पूरा समय घर पे रहना पड़ रहा था और साजबाज साथ होता था, तो कुछ गाना स्टार्ट किया हम लोगों ने और कुछ वीडियोस फेसबुक में डालनी स्टार्ट की और एक दो वीडियो उसमें काफ़ी वायरल हुई, तो लोगों को बड़ा पसंद आया वो। तो सिरमौर से हमारे मित्र एक और उन्होंने नाम दिया था कि महफिल किंग, महफिल स्टार, और इस तरीके का नाम उन्होंने दिया था। तो मैं भी कि चलो भाई एक आधा गाना गाया है तो अब नाम दिया है इन्होंने, देखते हैं क्या होता है। उस नाम से थोड़ी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई मेरी। उससे ऐसा लगा कि इतना बड़ा नाम अगर दे रहे हैं आप, तो महफिल किंग नाम अगर दे रहे हैं, तो अब मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं। तो फिर कंटिन्यूटी उसके अंदर मैंने रखी गाने बजाने में और काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो अपलोड हम लोग करते रहते थे। उसके बाद फर्स्ट महफिल जो मेरी हुई थी वो हुई थी ठियोग में, संदीप वर्मा जी के घर, पहली महफिल। उसके बाद वहाँ से भी वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई और एक ट्रेडिशनल लोगों को थोड़ा पसंद आया वो कि भाई साजबाज के साथ ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, हारमोनियम और ढोलक है, खंजरी है और बैठ के आराम से जो महफिल लगती थी। बहुत पुराना हमारा कल्चर भी है, सिरमौर में ज़्यादा था ये। धीरे धीरे ये लुप्त हो रही थी ये सारी चीज़ें, क्योंकि थोड़ा मॉडर्न ज़माना आ गया, डीजे का कल्चर आ गया है, तो उस वजह से थोड़ा सा ये अब वापस आ गया। ये ठियोग की तो मैं शायद ही कोई पंचायत इलाका ऐसा होगा जहाँ पे महफिल नहीं लगती अब। तो फिर वो जिम्मेवारी थोड़ी बढ़ गई और खुद को भी थोड़ा इंटरेस्ट आया कि इसको कंटिन्यू करते हैं और इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं। बिल्कुल। तो अब तो लगभग ऐसा हो गया है कि उस इलाके के अंदर तो कि जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे महफिल का ज़्यादा कल्चर है, शायद ही कोई इलाका बचा होगा जहाँ लोगों ने मुझे बुलाया नहीं और बड़ा अच्छा लगता है। जी, इसलिए आपको महफिल स्टार भी कहा जाता है। और कोविड के समय की अगर हम बात करें तो आपने जैसा कहा कि कोविड में आपने ये स्टार्ट किया था, तो कोविड ने बहुत सारे हमें कह सकते हैं कि गम भी दिए हैं और कहीं ना कहीं बहुत कुछ लोगों को सिखाया भी है। जैसा कि आपने ये शुरुआत जो है वो महफिल की कोविड के समय से ही की, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बुरे के साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी हुआ है। जी, आप आए हैं, महफिल स्टार आप है, तो हम चाहते हैं एक महफिल यहाँ पे भी आप लगा दें। तो भगवान का नाम सबसे पहले शुभ रहेगा, तो पहाड़ी कोई भजन आप सुना दें। हाँ ज़रूर मैम। एक बहुत फेमस भजन है, मेरे गुरुजी डॉक्टर परवीन जरेड जी, उनकी कॉम्पोजिशन है और बहुत प्यारा भजन है। दो चार लाइनें उसकी मैं सुना जरूर।
शरणोरिए भीमा कालिए करे सोबिरा तू भला लाखो मांस पूजो दरदे तेरे तेरी जागो तेरी कला शरणोरिए भीमा कालिए शाली नगरी बसाई शरणोरिए भीमा कालिए शाली नगरी बसाई खटनोड़ो ताई बसदे पूजाणु बेते थों बियो चढ़ाई शरणोरिए भीमा कालिए शाली नगरी बसाई। अंतरा बड़ा प्यारा इसका जी। पांच भाइये पांडवे माता हट कोटि मंदिरों बनाए पांच भाइये पांडवे माता हट कोटि मंदिरों बनाए ज्वाला जी रे छतर सोने रे राजा अकबर चढ़ाए ज्वाला जी रे छतर सोने रे राजा अकबर चढ़ाए पूरी करे मां मनता जियोरी पूरी करे मां मनता जियोरी बे तू जाने बेदनी पराई शरणोरी भीमा कालिए शाली नगरी बसाई शरणोरी भीमा कालिए शाली नगरी बसाई। बहुत खूबसूरत। और दर्शकों, आप जान ही चुके हैं कि आज नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में एक महफिल सजने वाली है। आपके पहले जो आपने ये भजन सुनाया है हमारे दर्शकों को, इससे पता लग रहा है कि आज जो महफिल सजने वाली है उसमें सब एंजॉय करने वाले हैं। जैसा हमने आपके बारे में जाना कि आप सिरमौर से तो है ही, पर आप का कौन सा गांव है, क्या कुछ आपका जीवन रहा, किस तरह से परिवार आपका है, कैसे आपका बचपन जो है वो गुजरा? बेसिकली मैं सिरमौर जिला के एक अक्सर बातों में आता है छोटा सा गांव, लेकिन मेरा बहुत बड़ा गांव है और बहुत बड़ा गांव है टिटियाना गांव। तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और मेरा जन्म भी वहीं पे हुआ है जी। स्कूल की पढ़ाई मेरी प्राइमरी तक जो है वो गांव में हुई, उसके बाद मैं शिमला आ गया था जी। और 9th के बाद जो मेरी सारी पढ़ाई है, ग्रेजुएशन है, एमए है, एमफिल है, वो सब यहाँ शिमला हुई और रेगुलर मेरी जो पढ़ाई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एमए एमफिल की पढ़ाई हुई जी। और गांव में स्कूल टाइम से लेके मुझे बहुत शौक था मैम, गाने बहुत ज़्यादा, हाँ, और गाता रहता था। और स्कूल से जब हम लोग जाते थे टूर्नामेंट में तो अभी भी ऐसा लग रहा है फ्लैशबैक पूरी की क्या क्या बिल्कुल जी। तो बड़ा अच्छा हमारा जो है वो कल्चर कार्यक्रम होता था और हमारे गांव की बड़ी मशहूर जो है वो पार्टी होती थी, डांस ग्रुप की भी और गाने की भी, और बहुत ट्रेडिशनल उसके अंदर जो है वो नृत्य होता था, गाना बजाना होता था, हारुल होती थी, ये सारी चीज़ें। और मेरे चाचा जी है, रमेश चाचा जी, वो उसके एक बड़े मुख्य धारा में होते थे और मेरे फादर साहब जो है अब नहीं है, गुजर गए, तो वो भी उनको भी काफ़ी शौक था, लेकिन वो गाना कम करते थे, वाद्य यंत्र बजाते थे वो, तो बाय जेनेटिक भी ये सारी चीज़ें वो आ जाती हैं जी। तो गांव का सफ़र तो मेरा ये रहा मैम। और फिर शिमला में मैं यहाँ पे आया तो मैंने कॉलेज में ही म्यूज़िक का सब्जेक्ट रख लिया था ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन के बाद इंटरेस्ट मेरा थोड़ा इस फील्ड में ज़्यादा आया। फिर
कॉलेज में बहुत सारा और भी गतिविधियों में जुड़ते रहे, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की, डट के की, काम किया उसके अंदर भी, लेकिन ये काम हमने नहीं छोड़ा और खासकर इसके साथ साथ जो है वो पढ़ाई निरंतर की। मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अब ज़्यादा शौक गाने में आ गया तो आप पढ़ाई को ब्रेक मार दो, तो वैसा किया नहीं और पढ़ाई भी चलती रही और अभी मैं पीएचडी की जो है वो तैयारियां कर रहा हूँ। जी, जैसा आपने कहा कि पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपकी पढ़ाई की बात की जाए तो आपने क्या म्यूज़िक में ही अपनी स्टडी करी है या क्या कुछ आपका रहा है, और स्कूल टाइम से ही वो म्यूज़िक में जाना हो गया था या आपने कॉलेज टाइम में या यूनिवर्सिटी टाइम में शुरू किया? नहीं मैम, शौक मेरा पहले से था और अगर स्कूल में भी कोई सब्जेक्ट म्यूज़िक का होता उस समय तो ज़रूर हम लोग उस समय भी म्यूज़िक रखते। और आपके माध्यम से मेरा जो पर्सनली भी आपसे ये है और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इन फ्यूचर गांव में प्रेयर होती है, गांव के स्कूलों में फंक्शन होता है, हर हफ्ते कुछ ना कुछ गतिविधियां होती रहती हैं, बिल्कुल क्लास वाइज भी गतिविधियां होती हैं। आपको अच्छे आर्टिस्ट भी चाहिए लेकिन सब्जेक्ट म्यूजिक है नहीं बिल्कुल। तो अगर ये सब्जेक्ट, और बहुत ऐसे बच्चे गांव में आपको मिलेंगे, बहुत सुरीले बच्चे, और उनको कोई ऐसी, उन्होंने कोई विद्या नहीं ली है, कहीं से सीखा नहीं है उन्होंने, लेकिन उनको बहुत अच्छा गाना आता है और अगर ट्रेन किया जाए उनको और बाय चांस अगर सब्जेक्ट हो जाए प्राइमरी स्कूल से लेके म्यूजिक का अध्यापक भी हो, जब हर सब्जेक्ट के अध्यापक है तो म्यूजिक का भी अध्यापक हो तो बहुत अच्छा लगेगा उसके अंदर। तो हुआ यूं कि स्कूल टाइम से शौक होते होते कॉलेज पहुंचा, कॉलेज में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा आ गया, थोड़ा इसका पता लगा कि अच्छा गायकी कैसे होती है और कितने प्रकार की गायकी होती है, इसके घराने क्या होते हैं, तो फिर थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। फिर जब ये सारा इंटरेस्ट हुआ तो लास्ट में मैम मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब सारी चीज़ें तो ठीक है, फिल्में भी गा लेंगे आप, बाकी सारे गाने भी गा लेंगे, अपना कल्चर कौन गाएगा? बिल्कुल। तो मैंने इसको पकड़ लिया कल्चर को कि अब जो भी है, जैसा भी है, इसको तराशना है और इसको और बेहतर करना है, इसको थोड़ा और ज़्यादा अच्छा करना है। इसलिए मुझे कोई ऐसा कोई कुरेज जैसा नहीं रहता कि लोग बुलाते हैं प्रोग्राम में, बिल्कुल, और ऐसे ऐसे प्रोग्राम भी किए मैम कि चलो आजकल तो अब साउंड बड़ा इजीली मिल जाती है, लेकिन अभी तक भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थानी होती है ना जो गांव में, ओबरे होते हैं जी, और घर की पशु को बांधा जाता है बेसिकली, उस तरह के गांव में एक उस तरह का वो होता है, एक थानी टाइप ओबरे घर, मांझियो भी बोलते हैं हमारी तो अब अपनी भाषा में, तो वहाँ पे भी महफिल लगाने का मौका मिलता है और लोग देते हैं और हमें कोई ऐसा कुरेज नहीं होता कि नहीं भाई अब थोड़ा एमफिल कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा पढ़ाई में भी ऐसा हो गया, थोड़ा नाम चल पड़ा, प्रोग्राम ज़्यादा मिल रहे, अब छोटे मोटे प्रोग्राम नहीं करने, मैं प्रोग्राम ही वही करता हूँ। आपको एक मज़े की बात मैं ये बताऊँ मैम कि मैंने एक समर फेस्टिवल का प्रोग्राम किया था, उसके बाद मैंने जितने भी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं मैं ये करता ही नहीं, इसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता जी। वो इसलिए भी एक तो समय की बात होती है कि समय नहीं मिलता है जी। दूसरा उसके अंदर ये होता है कि अपना कल्चर फिर उस तरीके से प्रमोट नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। एक दो किस्सा मैं आपको सुनाऊं, यहाँ मैं जब ठियोग आपके राजगढ़ और हमारे शिलाई के इलाके में, नौराधार इलाके में, यहाँ ज़्यादा लोग बुलाते हैं मेरे को और यहाँ कल्चर अभी जिंदा है। बिल्कुल। तो एक दो किस्सा मैं आपको सुनाऊं कि रात को 3 बज गए थे जी। और एक 90-80 साल की बुजुर्ग नानी बोलेंगे जी, और उनके गोद में 5-6 साल का बच्चा, तालियां बज रही है, गाना गा रहे हैं जो मेरे साथ मिलके, वो पूरा आनंद ले रहे हैं। यस, मतलब आप देखें मैम कि वो ऐसा एक माहौल होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये कल्चर छूटता क्यों जा रहा है। वैसे इतना मजा आएगा कि वहाँ पे कम से कम 5-7 पीढ़ियाँ होती है बैठी जी। और जैसा आपने कहा कि 5-7 पीढ़ियाँ होती हैं और इसमें कोई एज लिमिट तो बिल्कुल नहीं है, और घर पे बैठ के हमारे जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी वहाँ देख सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बाहर जाकर हमने एंजॉय करना है या कुछ है। आपकी संस्कृति की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहुत
कुछ आपसे अभी जानना बाकी है। हम चाहते हैं कि एक गाना कोई हो जाए। जी ज़रूर मैम। जी। घर रखा तोए घटरा न रखा कस बातरा न रखा दुनिया दा किया बदनाम बेईमान मेरा दिल छोड़ना है अदम दे टांगे मेरे जान बेईमान मेरा दिल छोड़ना ओ बे आखी तेरी भूरी जेरी पोने अछोरे जेरे पोने अछोरे कम के अछुरी ये तमाम बेईमान मेरा दिल छोड़ना अदम दे टांगे मेरे जान बेईमान मेरा दिल छोड़ना। जी, बहुत खूबसूरत थोड़े-थोड़े और ऐसे इसीलिए लोग आपको इतना ज़्यादा पसंद भी करते हैं। Thank you. जैसे हारमोनियम आप बजा रहे हैं, तो ये आपने कब सीखा कि इंस्ट्रूमेंट का होना, एक कलाकार तो एक रहता है कि जो अपने संगीत से सभी को मंत्रमुग्ध करता है, पर उसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये कब से आपने सीखा? पहले शुरुआती दौर में क्या होता था, जब वैसे बाजा मैंने हारमोनियम किसी से ऐसे सीखा नहीं है पर्सनली, मैं आपको अगर बताऊं, ये खुद लगा रहा मैं इसके पीछे। तो हारमोनियम पड़ा होता था तो वो कोई एक स्वर ले लेना और फिर वो कि कहाँ टी हो रही है भाई इसकी, कहाँ सा लग रहा है, कहाँ पा लग रहा है, तो वो उसके साथ साथ जब सीखते गए तब थोड़ा प्रैक्टिस हो गई। अब प्रैक्टिस में इसमें एक मजे की बात ये है कि अब हारमोनियम थोड़ा थोड़ा आ गया लेकिन इसके साथ गाया नहीं जाता था। जी। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल जैसा मामला है, इसके साथ मतलब बड़ा रियाज चाहिए होता है हारमोनियम के साथ भी। जी। फिर थोड़ी कुछ समय बाद ढोलक पे आप बजाएंगे तो आपको मतलब आप ढोलक बजा लेंगे लेकिन गाना निकलेगा नहीं मुंह से। बिल्कुल। तो वो जो तालमेल बनाना होता है, तो फिर छोड़ा नहीं मैंने इस चीज़ को, कंटिन्यूटी में मैं करता गया और फिर सीखता गया और फिर अब जैसा भी है आपके सामने है। जी। जैसा कहते हैं कि लोगों का जो प्यार होता है वो हमें और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो जब आप महफिल में जाते हैं, जो लोग आपके साथ होते हैं, उनका जो प्यार आपको देखने को मिलता है कि कैसा आपको उस समय प्रतीत होता है? मैम एक टाइम में बड़ा इमोशनल हुआ था। ये बात है राजगढ़ के इलाके की। मैं वहाँ पे एक शादी में मेरे को बुलाया था और मैं हर तरीके, मतलब यही नहीं, मैं ऐसे प्रोग्राम करता हूँ मैम और लोग बुलाते हैं, बर्थडे हो किसी का जी। शादी हो किसी की, जी। गृह प्रवेश हो, जी। नया घर बनाया हो, उसका जागरण हो, जी। या कोई भी खुशी का माहौल घर पे हो तो लोग मुझे बुलाते हैं। जी। और एक इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे राजगढ़ के इलाके में। जी। वो हुआ यूं था कि मैं शादी से आ रहा था और वो काफ़ी टाइम से जो मैंने उनको मासी नाम ही रख दिया, मतलब इतना प्यार उन्होंने दिया मिलने के बाद। जी। तो किसी ने आवाज़ मारी कि मासी बस अब हो गया, अब चलते हैं, इनको लेट है। बोलो इनको मैं बहुत टाइम से सुनती हूँ। और वो साथ वाले के घर जाते थे कि इसमें कपिल शर्मा के गाने लगाओ ज़रा फ़ोन में। अच्छा। फिर खेतों में उन्होंने काम करना। जी। फिर जब आया उन्होंने अपने बारे में बताया तो आई वॉज वेरी शॉक्ड, मतलब कि ऐसे भी इतना भी लोग प्यार करते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि मेरे बेटे की शादी है अगले साल जी। और आपको आना पड़ेगा और मैं वो कीमत आपको दे नहीं पाऊंगी जो आपको फलाने ने दी है भाई वहाँ शादी में। इतना बजट मेरे पास नहीं है। तो मैं कहा कमाल कर रहे हैं आप। मैं थोड़ा भावुक हो गया था वहाँ पे। बोली ऐसा नहीं है, आप इतना सुनते हो, इतना ये सारी चीज़ें, तो ऐसी बात नहीं है। मैं कहा तो
6 महीने बाद उनकी कॉल आई कि मैं ना पैसे जोड़ रही हूँ, वो जो होता है महिला मंडल, वहाँ हर महीने पैसे जमा करते हो, तो उन्होंने ये बोला कि मैं पैसे जोड़ रही हूँ और इतना पैसा हो गया है, आपको आना पड़ेगा। तो मैं बड़ा हैरान हूँ, अरे मैं कहा मैं आ जाऊँगा, मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, ऐसी चिंता मत करो आप, नहीं बुलाना ही आपको है मैंने और आपको आना पड़ेगा। तो जब मैं कार्यक्रम में गया, वो इमोशनल भी हुए, रोए वो कि आपने मेरी बात का मान सम्मान रखा। मैं कहा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, और आपने बुलाया, इतने टाइम से आप बुला रहे, 6 महीने पहले बुकिंग कौन करता है किसी की, और आपने बुलाया तो हम आए। तो उन्होंने जब पैसे निकाले अपने खिस्सा बोलो हमारे उसमें हाथ डाला तो गिनने लगे, तो मैंने ऐसे ही उनको, मैं कहा जो है जैसा है कोई बात नहीं है, छोड़ो आप। तो उन्होंने ये बोला कि मैं पिछले 8-9 महीने से आपके लिए पैसा एकत्रित कर रही थी, अपने लिए जोड़ रहे थे। हाँ, खुद, फैमिली से नहीं मांगे जी, किसी और से नहीं मांगे। फैमिली का तो ये था कि नहीं भाई इतना बजट कैसे एक्स्ट्रा हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो वो पिछले 6-8 महीने से वो पैसा जमा कर रहे थे जी। तो मेरे लिए मतलब वो बहुत ऐसा एक मोमेंट था कि क्या हो रहा है भाई, बिल्कुल ऐसा भी होता है, इतना भी लोग प्यार करते हैं। और मैं ज़्यादातर प्रोग्राम मैम मेरा ऐसा रहता नहीं है जी। सोशली मेरा बहुत इस तरीके का प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि आप गए अपनी वहाँ से पेमेंट चकी और चल दिए, इस तरह का मेरा प्रोग्राम नहीं रहता। कई बार एक दिन पहले चला जाता हूँ, पाहुणे बोलो हमारे, मतलब एकदम सुकून से आप जाते हैं, मेहमानों की तरह पूरी मेहमान नवाजी, और फिर महफिल, इसलिए प्यार करते लोग। और जब फंक्शन खत्म भी हो जाएगा हमारा, तो ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में अब टिके, बैठते आराम से चूल्हे के पास वहाँ खाना खाते हैं, घर में किसी के, ऐसा नहीं कि जाओ अब होटल में खा लो कहीं, घर में खाना खाते, आग सेकते हैं, बातचीत लगती है, फिर उनसे भी गुफ्तगू होती है कि आपका कोई ऐसा गीत संगीत जो गाया नहीं है या आपके ज़माने का हो जब आप जवान थे, कोई ऐसा, कोई आपकी कॉम्पोजिशन है या कोई ऐसा गाना है तो आप अगर देना चाहते हो, ये सारी बातचीत मैं करता हूँ उन लोगों से। और बहुत सारे लोग फिर व्हाट्सएप करते हैं और फ़ोन भी करते हैं कि शर्मा जी आपको हमने एक गाना भेजा है, इसको भी थोड़ा आप, तो अभी जी। और एक चीज़ और इसमें ऐड मैं करना चाहूँगा मैम कि एकमात्र मैं ऐसा आर्टिस्ट लोगों ने मुझे बनाया है, ना मेरा कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग कोई गाना है, ना वीडियो है, स्टूडियो में मेरा कोई ऐसा गाना नहीं है। एक मैंने भजन निकाला था, वो भी कॉपीराइट किया, तो मैं बोला छोड़ो इन सब चीज़ों को यार, आप लोगों ने अपना कल्चर ही तो प्रमोट करना है और लोगों के बीच रहना है, तो इसलिए मैं ये कुरेज नहीं करता कि आर्टिस्ट वही होता है जिसका भाई एक दो एल्बम निकल दो, 2-4 गाने हिट हुए वो और तो फिर लोग बुलाते हैं। तो पहला आर्टिस्ट मेरे को लोगों ने ऐसा बनाया कि बिना ऑडियो वीडियो के, जो स्टूडियो में ऑडियो वीडियो कोई गाना निकाली जाती है, कैसेट्स निकाली जाती है, वो मेरा नहीं है। मैं जस्ट सोशल मीडिया पे अपने गाने, अपने सिरमौर का कल्चर और महफिल का कल्चर, की महफिल ऐसे लगती है जी, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है सब कुछ भूल जाएगी। बिल्कुल, जो हमें विरासत में मिला है वैसे ही हमें याद रखना चाहिए, और वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं कनेक्टेड कर जाती हैं जी। एक कोई ऐसा महफिल में जो आप मोस्टली गाते हो, कोई ऐसा गीत? ओ बेकिले जानी कूदइनो जोड़ो, किले जानी कूदइनो जोड़ो, पानी रे दिवे रे नारिना, पूजा करने बिजटरे, जोड़ो बे पानी रे दिवे रे नारिना, पूजा करने बिजटरे। बोलो तेरा होला बोलो मंदिरो देवा, तेरा होला बोलो मंदिरो देवा, सुने चांदीरा छतरे नारिना, पूजा करने बिजटरे, सुने चांदीरा छतरे नारिना, पूजा करने बिजटरे।
बोलो बे साजे जानी संग रांधिए देवा, साजे जानी संग रांधिए देवा, नोबे दो बाजोरे नारिना पूजा करनी बिजे करे, आपुए नोबे दो बाजोरे नारिना पूजा करनी बिजे करे। बोलो साजे जानी संग रांधिए देवा, साजे जानी संग रांधिए देवा, नोबे दो बाजोरे नारिना पूजा करनी बिजे करे, आपुए नोबे दो बाजोरे नारिना पूजा करनी बिजे करे। ओ बेताजी दासिया बानो दे गुरो माघुगते, मोरू दे ताजी दासिया बानो दे गुरो माघुगते, ओ बे मोरू दे ताजी दासिया बानो दे गुरो माघुगते, मोरू दे ताजी दासिया बानो दे गुरो माघुगते। बोलो बेकी तोरा राग दासिया मामा बेसुना के दिया, बोलोगे तोरा राग दासिया मामा बेसुना के दिया। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अक्सर लोग सुनते रहते हैं कि ये गाना गाओ, ये गाना गाओ। जी, आपकी मतलब ज़्यादातर लोगों की फरमाइश इस गाने की होती है। जी। जैसा आपने कहा कि आप ऑडियो और वीडियो अभी आपने ऐसी स्टूडियो में जाकर प्रॉपर नहीं निकाली हैं, तो अगर एक आर्टिस्ट की बात की जाए, कला की बात की जाए, कलाकार की बात की जाए, तो उसका एक सपना होता है कि स्टूडियो जाकर एक बस कैसेट निकल जाए तो बस बात बन जाए। कहीं ना कहीं मुझे बहुत से लोगों का जो प्रेज करते हैं, लोग जो पसंद करते हैं, वो और संख्या में ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको ऐसा कभी नहीं लगा? नहीं, ऐसा लगा मैम। अभी वो इसलिए भी लगा क्योंकि आप देखें कि पिछले 2-2.5 साल से मेरा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, यूट्यूब चैनल है, वो काफ़ी, मैं ये सोचता हूँ कि एक नॉर्मल, और मैं कोई जहाँ महफिल में जाता हूँ, मैं कोई अपना कोई मेरा कैमरामैन थोड़ी होता है जी। वो जो लोगों ने वीडियो बनाई होती है फेसबुक पे डालते हैं, लाइव डालते हैं, वहाँ से मतलब डाउनलोड करके या किसी ने व्हाट्सएप करके। अभी अपनी भी कोई मेरी ऐसी कोई टीम नहीं है साथ की महफिल लग रही है जी, अब माइक लगाओ, कॉलर माइक, सारा लाइव काम होता है और बड़ा ठेठ काम होता है। लेकिन अब महसूस हो रहा है कि जब डीजे पे सुनते हैं लोग, मतलब ये सिंपल सी रिकॉर्डिंग है, मतलब लोग डीजे पे सुन रहे हैं, तो अब महसूस ऐसा होता है कि नहीं, अब कंटेंट अच्छा देना है। बिल्कुल, मतलब ठीक है आप उसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अब थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई है। तो अब ऐसा महसूस होता है कि अब जितना भी कंटेंट मैंने गाया है फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे, तो अब मेरा ये रहेगा कि उसको मैं स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करूं, और जो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं उसको बहुत ऐसे ठेठ कल्चर में उसकी एक वीडियोग्राफी भी जो वो करूं, ये अब मुझे महसूस होता है। लेकिन अब ऐसा हो गया है मैम, ज़माना भी ऐसा है और लोगों को जल्दबाजी भी बहुत रहती है। अब देखो इसमें बहुत से ऐसे आर्टिस्ट है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन महसूस होता है तो बोलना भी चाहिए कि अब थोड़ा सा ना, अब ऐसा हो गया है इसमें कि बस अब थोड़ा सा आप अपने पहनावों पे बजट खर्च कर दो, 2-4 आदमी पीछे बॉम्सर टाइप रख लो और देन आप स्टार्ट कर दो क्या गाते। एक और किस्सा सुनाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने मुझे सुना, जिसको आप जानते भी नहीं उसको आप सुनेंगे। इतना अच्छा आर्टिस्ट, इतना अच्छा गाने वाला बच्चा गांव में, वो चाहे आपके डोडरा कुआर में है, वो चाहे हमारे सिरमौर शिलाई में है, चाहे चंबा में भी है, मिलेंगे ऐसे बच्चे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है उनको कि नहीं, कलाकार तो वही होता है कि थोड़ा सा भाई एक डैशिंग लुक एंड ऑल दैट सेट्रा सेट्रा, ऐसा बजट वो तो है नहीं। गाते तो हम भी अच्छा है लेकिन ये सारी चीजें है नहीं। तो इसलिए हमने अपने आप को बहुत सादगी में रखा मैम, मैं सीरियसली आपको बताऊं तो ऐसा महसूस हुआ उस समय कि नहीं, अब ऐसा करना चाहिए कि
जो हमारा कल्चर है इसको ज़िंदा रखने के लिए ठीक है, पहनावे की बहुत अच्छी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक थोड़ा मिनिमम चाहिए होता है, बिल्कुल बिल्कुल वो एक मिनिमम ढांचा आपको चाहिए होता है। जी। और आप इतने अच्छे अच्छे फोक है हिमाचल प्रदेश के अंदर मैम, आप सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने जो उसके अंदर है। तो अब ऐसा महसूस होता है कि नहीं, इस पे अब काम करना है और डेप्थ पे काम करना है। तो वो किस्सा मैं सुना रहा हूँ, ज्यूरी में हुआ था जी तो मेन कलाकार कोई और था जी। मेरे को पर्सनली दोस्तों ने बुलाया था और अच्छा खासा टाइम दिया मेरे को वहाँ पे, 25-30 मिनट दिए। तो मैं चला गया कि ठीक है मेरा काम अब हो गया, अब मेन आर्टिस्ट जो है इनका काम है, अब ये संभाल लेंगे। तो जो मेन कलाकार थे वो दिन भी होते हैं, आर्टिस्टों के दिन भी होते हैं। ये गाना बजाना ना मैम शेयर मार्केट है बेसिकली, कभी उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, कभी गला साथ देगा, कभी नहीं देगा, कभी साउंड साथ देगी, कभी साउंड साथ नहीं देगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती है। तो बाई चांस उनके साथ ऐसा हुआ होगा उस दिन। तो MLA साहब उठे, नंदलाल जी उठे और नहीं, वो जो लड़का पहले यहाँ से गा के गया कपिल शर्मा, उनको बुलाओ, उनको दोबारा सुनना है। और मैं चला गया कहीं भाग के, उस समय थोड़ा बचपना भी था कि अब मेन जिम्मेवारी जिनकी है वो गा लेंगे, मैं अपना निकल गया। तो फोन करके दाएं बाएं से भाग भाग के मैं अरे आया। तो मेरे से जो मेरे सीनियर थे दिनेश जी और प्रेम काय जी, हाथ मुंह धुलाया मेरा फटाफट, अब दोबारा जाना है स्टेज पे, बाल बूल थोड़ा ठीक किया। तो आप यकीन नहीं करेंगे, पौने घंटे का शो दे गया मैं उसके बाद। 10 मिनट के लिए बुलाया था मेरे को, उसके बाद पौने घंटे का शो ले लिया मेरे से। तो ऐसा भी हुआ है बीच बीच में। तो इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं संगीत में मैम। मतलब वो प्यार ही है, जो लोगों का प्यार ही हम कह सकते हैं कि आपको इतना ज़्यादा प्यार किया जाता है, इतना सराहा जाता है और हमेशा ही आपको सुनने के लिए लोग बेकरार रहते हैं। अभी एक गाना वायरल जैसा हुआ था मेरे, पातले चाणे फुल के, उसमें काफ़ी सारी रील्स भी बनी जी। और एक पापू लाला सॉन्ग है, उसको बहुत ट्रेडिशनल गाना माना जाता है, मैं उसको सुनाऊं प्लीज, है ना। ओ बेपाइने मुशरे दुकान पापू लाला, हाय रे बिदिया पाइने मुशरे दुकान पापू लाला, हाय रे बिदिया। ओ बेताई पाछी बोलो बिदिया मेरे, ताई पाछी बोलो बिदिया मेरे, बे उड़नो लगी जान पापू लाला, हाय रे बिदिया मेरे बोलो उड़नो लगी जान पापू लाला, हाय रे बिदिया। ओ बे उबा जाना बोलो घोरे खे बिदिया, उबा जाना बोलो घोरे खे बिदिया, मेरे बेचू की रुआ सुमान पापू लाला, हाय रे बिदिया मेरे बोलो चूकी रुआ सुमान पापू लाला, हाय रे बिदिया। ओ बेताई पाछी बोलो बिदिया मेरे, ताई पाछी बोलो बिदिया मेरे, बोलो बेधारी टे दिछान पापू लाला, हाय रे बिदिया, शुके बोलो धारिटे दिछान पापू लाला, हाय रे बिदिया। माता जी भी आपके गाने सुनते हैं, वो कभी कहते हैं कि गुनगुना लो कुछ कपिल? एक्चुअली मैं पहले जो उनकी छाया मेरे को पड़ी, वो आर्टिस्ट थे, वो सबकी आवाज़ें निकालते हो जी। और जैसे गांव में कोई बातचीत कर रहा होता है तो मिमिक्री मिमिक्री करते थे वो, और सबकी करते, अभी भी करते हैं। तो आजकल तो पेशेंट है वो, आर्ट के पेशेंट है, लेकिन फिर भी बहुत हंसमुख है मेरी मम्मी, और सबकी वो नकल उतारते थे। तो मैं गाने से पहले मैं वो कला जत्था करता था मैम, और 36 पंचायतों में हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किए थे स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ इशू के ऊपर, संपूर्ण स्वच्छता के ऊपर।
तो इस तरह के कार्यक्रम, तो पहले एक्टिंग का बहुत शौक था, अभी भी करता हूँ मौका मिल जाए। जी। और तो गाना बजाना तो साथ साथ में मैंने उसके बाद, लेकिन फर्स्ट जो मैं पहले करता था वो नाटक, करयाला जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उस तरह के नाटक करता था। यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी मैंने इस तरह के नाटक वगैरह किए। जी। तो जैसे आपका जो आपके परिवार की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपकी माता जी आपको, जैसा आपने कहा कि मिमिक्री करते थे, कहीं ना कहीं उनकी छाया ही आप पे पड़ी है। तो माता तो हमारी पहली गुरु रहती ही है, और परिवारजन जो आपके हैं, जो आपके और फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपको कितना मोटिवेट करते हैं कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, या ऐसा कहा जाता है कि नहीं नहीं कोई जॉब करो, कोई गवर्नमेंट जॉब करो, या कोई और बिजनेस करो, या ये कुछ करो, क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली हुआ यूं कि मैम, जब गाना बजाना तो पहले से करता था मैं, अब मैं एमफिल कर रहा हूँ पढ़ाई में, और इसमें नौकरी भी लगती है, वो उनको पता नहीं है। जी। तो वो तो हर माँ बाप चाहता है कि गाना तो बहुत पहले से तू गाता है भाई, नौकरी कर ले कुछ, अब जी। कुछ कमा ले अब। जी। तो वो तो हर पेरेंट्स का मैम रहता ही है, लेकिन फिर मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया था यहाँ से, जॉब से ना। एक तो मैं बचपन से सोशल रहा बहुत, और इस तरह के कार्यक्रम वगैरह में भी तो 9 से 5 मतलब अटेंड इतने आसानी से तो नहीं कर सकते। हाँ, मेरा अगर कुछ % इंटरेस्ट है जॉब में, तो प्राइमरी टीचर, वो चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी मिल जाए, चाहे KVS NVS जो भी, प्राइमरी टीचर बनने का बहुत शौक है मुझे। मतलब आप बचपन से ही किसी बच्चे को सिखाना चाहते हैं? जी, उसमें आनंद है। मतलब आप देखो ना, स्कूल में आपके म्यूजिक है नहीं, संगीत की कक्षाएं लगती नहीं है, और कॉलेज में जाके आप म्यूजिक सीख रहे हो। जी। तो हम तो ये चाहते हैं कि बेसिक से जो है वो बच्चा तैयार होके जो उसके अंदर आए। रही फैमिली की बात, तो फैमिली तो मेरी बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है मैम, 21-22 लोग हैं फैमिली के, एक चूल्हा जलता है, जॉइंट फैमिली है, और सब लोग एक साथ रहते हैं, और यही है फैमिली। जी, इतने सारे लोग और इतने सारे विचार, तो कहीं ना कहीं सब अलग अलग तरीके से आपको सुनते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं। मैम बहुत, मतलब अब मेरी फैमिली को बहुत प्राउड फील होता है, और वो गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि मैं अदर तरह की एक्टिविटीज़ भी करता रहता था। इलाके गांव से हमारे कोई पेशेंट आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं। पर्सनली मैंने 29 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूं मैं अपने जीवन में, अभी 23 साल, मतलब हम कह सकते हैं कि आप एक अच्छे कलाकार तो है ही, साथ ही में एक अच्छे दानी भी है, जो रक्तदान कहा जाता है। वो तो करना चाहिए, वो तो हर इंसान को करना चाहिए, और उसका कोई, मेरे को ऐसा कोई घमंड नहीं है 29 बार दे दिया या वो सारी चीज़ें। अब ऐसा कि अब साल में 3 बार मैं डोनेट करता ही करता हूँ। बीच में मैं कर नहीं पाया था, बीमार हो गया था, वो मेरे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए मैं रेगुलर डोनर हूँ, मतलब ब्लड भी डोनेट करता हूँ। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि हमेशा ही डोनेट जो आप करते हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार तो है, साथ ही साथ जो ये आप सेवाएं भी कर रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छी हैं। जी। जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, महफिल की बात करते हैं, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल में आए या आप कोई गाना गुनगुनाते हैं, तो कुछ ऐसा है जो एकदम सूफी, कोई गज़ल गुनगुनाते हो, या कोई हिंदी गाना गुनगुनाते हो? हाँ बिल्कुल, सुनाता हूँ। तो हमारे दर्शकों को भी आप सुनाएं। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। एक लाइन है बहुत प्यारी इसकी शेर, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना।
तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है, खामोश लब है, झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नहीं है, दिलों में उल्फत नहीं है, दिलों में उल्फत नहीं है। इसी बहर में पहाड़ी गाने भी है, देखो ना कैसे जुड़ते हैं जी। सुले सुले तू बरसे शावणा मेरा दुरोरा पावणा, सुले सुले तू बरसे शावणा मेरा दुरोरा पावणा, होते सीखे बाटो दा दिलड़ू बिछावणा, ते सीखे बाटो दा दिलड़ू बिछावणा, बाटो दा दिलड़ू बिछावणा, दुरोरा पावणा, ते सीखे बाटो दा दिलड़ू बिछावणा मेरा दुरोरा पावणा, हो बाशो बिवड़ो दा शुआ दे रामा कुड़ो दा बाशो लाको, बाशो बिवड़ो दा शुआ दे रामा कुड़ो दा बाशो लाको, हो डेरी बाए दे घोड़े दे रामा सुए तो बाए दा कंगना, डेरी बाए दे घोड़े दे रामा सुए तो बाए दा कंगना। ऐसे ऐसे गाने हैं, मतलब अगर एक राग आप कोई गा रहे, एक बहर आप गा रहे हैं तो आप बीच में फिल्में गाओ जी। कोई आप बंदिश गाओ या कोई पहाड़ी गाना गाओ, तो इसका एक समय और इसका बहर जो गाना बना होता है तो वो अच्छा भी लगता है जी। जैसा कि आप महफिल स्टार है और महफिलों में जो है वो टाइम पीरियड का कोई ध्यान नहीं रखते, एकदम जब तक लोग एंजॉय कर रहे हैं तो आप गाते जाते हैं। तो इसके लिए रियाज का कितना समय आप देते हैं, क्योंकि मेहनत करना तो देखो मैम अपने आप हो जाता है जब महफिल में 3 घंटे आप गा रहे हैं तो, लेकिन बेसिक रियाज किसी भी कलाकार को किसी भी तरह का गाना जो भी उसका जॉनर है, रियाज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर कुछ नहीं है। आपको कईयों को मालूम ऐसा, जैसे मैं आइडिया नहीं होता था रियाज होता क्या है, कैसे करना है, कुछ नहीं है, आपको साउंड आ रही है बस उसके साथ आपने अपनी साउंड मैच करनी है, सा लगाते रहो, और कुछ नहीं आता तो सा लगाते रहो, तो रियाज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है मैम संगीत में। और खासतौर पर आपकी बात की जाए तो आप, जैसा आपने कहा कि महफिल में ही आप गाते हैं, वही आपका रियाज हो जाता है कि पर्टिकुलर कोई टाइम आप निकालते हैं कि नहीं सुबह के समय सुबह का टाइम है मैम, और सुबह 1-1.5 घंटा मैं थोड़ा रियाज करता हूँ, और ज़्यादा समय मिल जाए तो ज़्यादा भी करता हूँ, लेकिन काफ़ी कामों में चौधरीगिरी करता रहता हूँ मैं भी, सोशल भी, ये सारे काम भी चलते रहते हैं और भी काम, तो जो समय मिलता है बेस्ट वो सुबह के टाइम में रियाज करता रहता हूँ जी। आपको हम एक योद्धा भी कह सकते हैं। अब आप पूछेंगे वो क्यों? शुक्रिया। वो इसलिए क्योंकि आप एक बहुत बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि बीमारी से जूझे और उसके बाद आप निकल भी आए उससे। तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कैसा वो समय था। वो तो मेरी लाइफ में मैम बहुत, मतलब जिसको मैं बोलता हूँ कि ऐसा कभी हो नहीं और ना किसी के साथ हो, हुआ यूँ था। ये 13-14 मई की बात है, रात की, और जैसे मैं सोया था, बंगाल में था उस समय, एक कार्यक्रम में गए थे, और मैं सोया था और सुबह अचानक मैं उठा और मैं शावर ऑन किया, नहाने लगा, तो नहाते नहाते ब्रश तो भूल गया, फिर ब्रश करने लगा। ब्रश में करने लगा तो झाग जो मुंह में होती है उसको मैंने निकालना था जी। वो निकल नहीं रही थी, और फिर मैंने थोड़ा अपनी फेस को, मैं कहा ये क्या हो गया भाई जी। फिर तो नहाते नहाते वो शीशे पे धुंध जैसी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी वाला सीन हुआ था मेरे साथ। आई वॉज वेरी शॉक्ड, और मैं काफ़ी मतलब स्ट्रेस में भी रहा।
तो वो शीशे में दिख नहीं रहा था, तो मैंने पानी का जग गिराया। तो जब पानी का जग मैंने शीशे में गिराया तो मैं एक घड़ी पीछे आ गया। वो मेरे को फेशियल स्पाइल्स हो गया था, मतलब मुंह का अधरंग, लकवा बोल सकते हैं आप साधारण भाषा में। और ये पूरा फेस मेरा इनबैलेंस हो गया था। ये आँख ऐसा लग रहा था यहाँ पहुँच गई। और फिर एकदम मैंने, मतलब जो मेरे साथ भी थे उनको भी आइडिया नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ है जी। शर्मा गया मैं, और मेरे को बहुत ऐसा लगा कि ये अचानक कैसे हो गया भाई। तो मैंने टॉवल लपेटा और मैं फिर हॉस्पिटल गया नज़दीकी वहाँ पे, और जहाँ हमारा कार्यक्रम था वहाँ कैंप भी लगा था। डॉक्टर से पूछा, तो जैसे ही मैंने निकाला अपना टॉवल तो उनके मुंह से भी ओ शिट, ये क्या हुआ आपको, वेरी, तो वो घबरा गए। और फिर मैं और घबरा गया। मैं कहा कुछ हो गया, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई क्या मेरे को। तो किसी से सुनी सुनाई बातें कि अगर किसी को पैरालिसिस अटैक पड़ जाए तो कोई इंजेक्शन लगता है 12-24 घंटे के अंदर अंदर जी। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं फ़्लाइट भी बुक कर सकता हूँ और मैं ट्रेन में भी मैं जैसे कैसे शिमला पहुँच सकता हूँ, हाँ, क्या स्थिति। फिर उन्होंने चेकअप किया तो फेशियल स्पाइल्स, आई थिंक ट्रेन के सफ़र में मेरे जो राइट साइड की एयर है वो ब्लॉकेज हो गई थी नसें की ना, तो इस वजह से थोड़ा इनबैलेंस हो गया था मेरा वो सारा काम। तो मैं बहुत इरिटेट रहा उस समय। मेरे जिनसे मेरी शादी हुई है, गर्लफ्रेंड थे मेरी वाइफ, उनका बड़ा साथ मेरे को मिला उस समय, और कंटिन्यू फ़ोन में बातचीत। हालांकि 2 दिन तो मैं उनको बताया ही नहीं कि मेरे को क्या हुआ जी। और इतनी इरिटेशन होती थी, किसी का फ़ोन आ रहा है या किसी से, अब आपका फेस ही नहीं रहा, मतलब काम ही मुंह का है आपका, और यही आपका बड़ा अजीब सा डरावना जैसा दिख जाए तो कैसे मन करेगा किसी से बात करने का। तो मैं टावल ओढ़ के बात करता था, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे थे, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं होती थी उस समय, तो हाँ बोला नहीं जाता था। हाँ, मेरा तो आपकी जितनी अच्छी तो उसमें आता हूँ मैम कि रात को ट्रेन में जब वापस हम लोग आ रहे थे तो रात को 2 बजे उठ गया मैं जी। और अचानक मैं उठा और मैं टॉयलेट में गया, लाइट जली हुई थी उसकी जी। और मैंने गाने की कोशिश की कि क्या मैं गा पाऊंगा अगर मेरी स्थिति यही रहती है। नहीं काम किया। फिर मैं चिल्लाया थोड़ी देर ऐसे कि ये क्या हुआ मेरे साथ जी। नहीं बनी बात जी। फिर मैं कुछ बातें करने लगा कि गाना छूट जाए। कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर की हिम्मत है वही हमें जीना सिखाती है। जैसा आपने कहा सर कि आपकी जो वाइफ है वो आपका उन्होंने साथ दिया है, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए आप कार्यक्रम के अंत में एक खूबसूरत सा गाना उनके लिए गवाएं जी। अभी फिर जब मैं बाहर आया, मैं उस शीशे से, मतलब ट्रेन से मैं बाहर निकला, तो उस समय मतलब एक घड़ी मैंने सोच लिया था कि अटेम्प्ट करना है मैंने सुसाइड की तरफ, मतलब इतना दिमाग मेरा ऐसा हो गया था। वो बाई चांस ट्रेन की जो रफ्तार होती है वो हल्की होगी, और एक जो स्विंग होता है ना माइंड सेकंड में सुसाइड वालों का, वो स्विंग मेरा माइंड भी हुआ। वो आपके अंदर आत्मा की शक्ति ही थी जो आपको इतनी हिम्मत दी। और जैसा हमने पहले कहा कि आपकी वाइफ के लिए कोई आप गुनगुनाना चाहते हैं, तो दर्शकों इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आपको छोड़ जाता है कपिल शर्मा के एक खूबसूरत गीत के साथ। हो मुख तेरा वेख के ते चन शर्मांदा बुला जिया दिल तेरा कदी मैं दुखावां, नी अल्लाह कर मैं मर जावां। सोहणीए जे तेरे नाल दगा मैं कमावां, नी रब कर मैं मर जावां। हाय नी अल्लाह कर मैं मर जावां। थैंक यू, शुक्रिया।